मीडिया वालों के तमाशे के बाद मृत्युंजय अपने कैबिन में आ गया। वो काफी गुस्से में था क्योंकि वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। महक का उसके लिए इतना कुछ करना अब उसे चुभने लगा था। इसीलिए उसने महक को इस रिश्ते से आजाद कर दिया। आजाद करते हैं मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर सारंग? शादी क्या आपके लिए कोई खेल है जो आज मन किया तो कर लिया और कल मन किया तो तोड़ दी? या फिर मैं आपके लिए कोई खिलौना हूं जिससे दिल भर गया तो आप उसे छोड़ देंगे? महक की बातें मृत्युंजय को गुस्सा दिला रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। पर आज महक के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने मृत्युंजय से आगे कहा, आज तक जो कुछ भी हुआ उससे मैंने नजरअंदाज किया, इस उम्मीद में कि एक दिन हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब जब सब ठीक होने लगा है तो आप इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। महक की इस बात पर मृत्युंजय अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पकड़कर बोला, क्या तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती? क्या तुम्हें इस रिश्ते से घुटन नहीं होती? तुम क्यों रहना चाहती हो मुझ जैसे इंसान के साथ जो तुम्हें इतना दर्द देता है? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? मृत्युंजय ने महक का कंधा काफी जोर से पकड़ा हुआ था, जिस वजह से महक को दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में दर्द देख अगले ही पल मृत्युंजय ने उसे छोड़ दिया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। तुम बहुत अच्छी हो, पूरी जिंदगी मुझ जैसे शैतान के साथ नहीं बिता पाओगी। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हें अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। महक की आंखों में आंसू छलक आए और वो जाकर मृत्युंजय के सामने खड़ी हो गई। आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या सच में आप इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं? क्या हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? अभी भी देर नहीं हुई। हम दोनों चाहें तो इस रिश्ते को संभाल सकते हैं। क्या हमारा रिश्ता एक मौका भी डिजर्व नहीं करता? मौका वहां दिया जाता है जहां कोई उम्मीद हो। हमारे रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी नहीं है। ये रिश्ता जुड़ा ही जबरदस्ती से था, तो बेहतर यही होगा कि यही खत्म हो जाए। अब तक महक की आंखों में कहीं उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, लेकिन मृत्युंजय के ये कहने के बाद उस उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। महक ने अपने आंसू पोंछे और एक कदम पीछे जाकर बोली, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं, अगर यही आपको खुशी देता है तो यही सही। महक भागते हुए मृत्युंजय के कैबिन से बाहर निकल गई। जब महक जा रही थी तभी एक आदमी मृत्युंजय के कैबिन की तरफ बढ़ा। उसने महक को रोते हुए वहां से जाते हुए देखा और फिर मृत्युंजय के कैबिन की तरफ चला गया। यहाँ कैबिन में मृत्युंजय भी बहुत बेचैन था। महक की बातें अब तक उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महक इस शादी के लिए एक और मौका क्यों मांग रही थी। मृत्युंजय ख्यालों में गुम था, तभी वो आदमी कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। आते ही उसने मृत्युंजय को परेशानी में देखा और वो सब कुछ समझ गया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उसने मृत्युंजय से कहा, अक्सर मैंने देखा है कि लोग शादी के कुछ सालों बाद परेशान होते हैं, लेकिन तुम्हारी तो एक ही हफ्ते में हालत खराब हो गई। मृत्युंजय ने उस आदमी की तरफ एक नजर देखा और घूर कर कहा, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं राजीव। उसकी इस बात पर राजीव भी तुरंत बोल पड़ा, अगर मजाक के मूड में नहीं है तो अपनी जिंदगी को मजाक क्यों बना रहा है? बचपन से जानता हूं मैं तुझे, आंखें पढ़ सकता हूं मैं तेरी। अगर नहीं छोड़ना चाहता उस लड़की को तो रोक लेना उसे। राजीव मृत्युंजय का बचपन का दोस्त था और उसके सबसे करीब था, लेकिन इस बार मृत्युंजय ने उसकी बात भी नहीं सुनी। तो अपने काम से काम रख, मेरे मामले में टांग मत अड़ा। मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है। मैं का मुझसे दूर रहना ही उसके लिए सही है। राजीव जानता था कि मृत्युंजय को कुछ भी समझाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो बहुत जिद्दी था। अगर वो एक बार जिद पर अड़ गया तो किसी की भी नहीं सुनेगा। इसीलिए वो भी ना में सर हिलाकर वहां से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में महक घर आ गई। महक का उतरा हुआ उदास चेहरा देखकर रचना खुश हो रही थी। उसे लगा कि उसका तीर निशाने पर लग गया था। वहीं निर्जला महक को इस हालत में देख परेशान हो गई, लेकिन वो महक से कुछ पूछती उससे पहले ही महक कमरे में चली गई। महक के जाने के बाद रचना भी कोने में आ गई और उसने मिताली को फोन लगाने की कोशिश की। मिताली से बात करके देखती हूँ, जरूर उसने बहुत अच्छे से इस महक को सबक सिखाया होगा। रचना ने मिताली को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन मिताली ने उसका फोन ही नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ महक कमरे में बैठी रो रही थी। दोपहर से रात हो गई, लेकिन अभी भी महक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब रात को मृत्युंजय कमरे में दाखिल हुआ तब उसने देखा कि महक सोई हुई थी। थोड़ा सा करीब आने पर मृत्युंजय का ध्यान महक की आंखों के किनारों पर गया, जहां पर अभी भी कुछ आंसू बचे हुए थे और चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं के धब्बे थे। मृत्युंजय ने अपना हाथ महक की तरफ आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक रुक गया।
कुछ सोचकर उसने हाथ पीछे खींच लिया और सीधा वहां से बाथरूम में चला गया। महक, जिसकी आंखें बंद थी, उसने आंखें खोलकर मृत्युंजय को वहां से जाते हुए देखा और गहरी सांस लेकर दूसरी तरफ करवट बदलकर सो गई। अगली सुबह महक जल्दी उठकर रेडी हो गई थी। अब तक उसने ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया था। मृत्युंजय भी लगभग ऑफिस जाने के लिए तैयार था। सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। महक मृत्युंजय को नाश्ता सर्व कर रही थी कि तभी मृत्युंजय ने उसे मना कर दिया। मुझे भूख नहीं है। प्रॉब्लम मुझसे है तो गुस्सा खाने पर उतारने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर महक जबरदस्ती उसे नाश्ता सर्व करके चली गई। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पीछे राजीव खड़ा था। उसे देखकर घर के हर मेंबर के चेहरे पर खुशी आ गई। राजीव को वहां देख निर्जला ने कहा, राजीव बेटा, तुम यहां? तुम कब वापस आए? बस कल ही लौटा हूं आंटी। राजीव कुर्सी पर बैठा और निर्जला ने महक को उससे इंट्रोड्यूस करवाया। महक, इससे मिलो, ये है राजीव, मृत्युंजय के बचपन का दोस्त। और राजीव, ये है महक, मृत्युंजय की पत्नी। महक ने उसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया और जवाब में राजीव ने भी मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए। महक ने राजीव को नाश्ता सर्व किया। एक निवाला खाते ही वो बोल पड़ा, इतना टेस्टी खाना मैंने कभी नहीं खाया। ये जरूर आपने ही बनाया होगा, है ना? राजीव को महक के साथ फ्रेंडली होते देख मृत्युंजय ने एक नजर उसे घूर कर देखा, जिसके बाद राजीव नजरें झुकाकर नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद मृत्युंजय ने हाथ साफ किए और राजीव से कहा, तेरा खाना हो जाए तो बाहर आ जाना, ऑफिस जाने में देर हो रही है। महक मृत्युंजय को टिफिन देने के लिए आ रही थी, लेकिन मृत्युंजय उसे नजरअंदाज करके वहां से बाहर निकल गया। कल से मृत्युंजय के इस रूखे बर्ताव से महक को काफी दुख पहुंच रहा था। उसकी आंखों में फिर से हल्के आंसू आ गए और वो उदास हो गई थी। महक को उदास देख राजीव ने कहा, मैं जानता हूं मृत्युंजय को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। आज वो जो भी है, जैसा भी है, अपने बीते हुए कल की वजह से है। वो पहले कभी ऐसा नहीं था। राजीव की बात सुनकर महक चौंक गई। आपके कहने का क्या मतलब है? राजीव ने कहा, एक हादसे के बाद मृत्युंजय को प्यार और हमदर्दी जैसी चीजों से नफरत हो गई है। महक से रहा नहीं गया। उसने तुरंत पूछ लिया, ऐसा कौन सा हादसा हुआ था उनके साथ? राजीव ने महक को सब कुछ बताना शुरू किया। हम दोनों का एक दोस्त था, केशव। केशव और मृत्युंजय एक दूसरे के बहुत करीब थे। केशव एक लड़की से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन एक दिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। बाद में हम सबको पता चला कि वो लड़की केशव के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए थी। केशव उस लड़की से बहुत प्यार करता था और उसके बिना वो जी नहीं सकता था, इसलिए आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। राजीव की बात सुनने के बाद महक को भी धक्का लगा। महक के एक्सप्रेशन देखकर उसने कहा, यही वजह है कि मृत्युंजय प्यार जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि हर मिडिल क्लास लड़की धोखेबाज होती है और सिर्फ पैसों से प्यार करती है। शायद यही वजह है कि वो तुमसे भी दूर भागता है। राजीव की बात सुनने के बाद कुछ देर तक महक सोचने लगी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर राजीव से कहा, थैंक यू सो मच। शायद अब मैं हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सकती हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि असली प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। राजीव भी मुस्कुराकर वहां से निकल गया और कुछ देर में मृत्युंजय राजीव के साथ ऑफिस चला गया। राजीव की बातें सुनने के बाद महक सोच रही थी कि वो मृत्युंजय को कैसे यकीन दिलाए कि वो सच में इस शादी को एक मौका देना चाहती है। महक और मृत्युंजय के रिश्ते पे तलवार लटकी हुई थी। वहीं इस वक्त मीरा, जो मृत्युंजय के दुश्मन के कब्जे में थी, वो अभी तक उसी अंधेरे कमरे में कैद थी। कितने दिन हो चुके थे वो उस कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसे तो ये तक नहीं पता था कि इस वक्त दिन था या रात। कई दिनों से उसने सूरज की किरणें नहीं देखी थी। उस कमरे में उसका दम घुटने लगा था। मीरा लगातार कमरे का दरवाजा पीट रही थी। कोई है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। लेकिन वहां मीरा की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद वो दरवाजा खुला और एक औरत आकर वहां खाने की प्लेट रख दी। उसे देख मीरा ने उसके पैर पकड़ लिए। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से जाना है, मेरी हेल्प करो प्लीज। पर उस औरत ने मीरा से अपने पैर छुड़वा लिए और कहा, जब तक साहब नहीं चाहेंगे तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती लड़की। तो बेहतर होगा तुम इसे अपनी किस्मत समझकर चुपचाप यहीं पड़ी रहो।
वो औरत मीरा के मुंह पर दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। मीरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ सारंग विला में महक अपने और मृत्युंजय के रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रही थी कि तभी रचना के चिल्लाने की आवाज आई। महक तुरंत हॉल में आ गई, जहां इस वक्त टीवी ऑन था और उस पर महक और मृत्युंजय की मीडिया के साथ कल हुई बातचीत चल रही थी। रचना इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उस न्यूज को देख रचना की मुट्ठियां गुस्से में बंद हो गई। महक ने आते ही पूछा, क्या हुआ चाची जी? रचना ने गुस्से में महक से कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें मीडिया के सामने ये सब कुछ कहने की? किसने कहा था तुम्हें मृत्युंजय के साथ वहां जाने के लिए? आखिर तुम इस घर का और मृत्युंजय का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? महक को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया था जिस वजह से रचना उस पर इतना चिल्ला रही थी। वहीं रचना भी मन ही मन गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अगर ये लड़की कल वहां नहीं गई होती तो शायद मीडिया के सामने मिताली और मृत्युंजय के रिश्ते को अप्रूवल मिल जाता और उसके बाद ना चाहते हुए भी मृत्युंजय को मिताली को अपनी जिंदगी में अपनाना ही होता। लेकिन इस लड़की ने वहां जाकर सब बर्बाद कर दिया। वहीं महक ने रचना को समझाने की कोशिश की, लेकिन चाची जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो सिर्फ वहां जाकर उनकी मदद करने की कोशिश की। सारे मीडिया वाले उन पर झूठे इल्जाम लगा रहे थे, इसीलिए मैंने ये सब किया। और रचना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। और क्या? तुमने हीरोइन बनके सबके सामने अपने रिश्ते का तमाशा बना दिया। तुम जानती हो ना, अब तक मृत्युंजय ने तुम्हारी और उसकी शादी को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था, तो फिर तुमने बिना उससे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? महक को रचना का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था। उसने तो मृत्युंजय की हेल्प की थी और इससे तो रचना को खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके गुस्से का कारण महक समझ नहीं पा रही थी। पर चाची जी, मैंने गलत क्या किया? मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद मीडिया ने उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। इनफैक्ट कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उन पर लगाए गए सारे झूठे इल्जाम मिट गए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि उन पर लगे सारे इल्जाम गलत साबित हो गए? महक के उल्टे जवाब ने रचना का गुस्सा और बढ़ा दिया। रचना गुस्से में इतनी पागल हो गई कि वो अपना आपा खो बैठी और उसने महक को एक तमाचा मार दिया। बदतमीज, मेरे सामने जुबान लड़ाओगी तुम? क्या तुम सच में खुद को मृत्युंजय की बीवी समझने लगी हो? एक बात याद रखो, भले ही मृत्युंजय ने तुम्हें बेगुनाह मान लिया हो, लेकिन अब तक उसने तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। महक के गालों पर रचना की उंगलियों के निशान छप चुके थे। इस वक्त घर में कोई नहीं था जो महक की साइड ले सके। निर्जला मंदिर गई हुई थी, राजेंद्र और पीतांबर दोनों ऑफिस में थे और विकल्प भी किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। घर पर सिर्फ इस वक्त रचना और महक ही थी। रचना ने गुस्से में महक का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले गई। ये काम मृत्युंजय को पहले ही कर देना चाहिए था। उसे तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन अब ये काम मैं खुद करूंगी। रचना महक को दरवाजे पर ले गई और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। महक लड़खड़ा कर गिरने वाली थी, लेकिन तभी कोई आया और उसने महक को गिरने से बचा लिया। दरवाजे पे खड़े उस इंसान को देख रचना भी चौंक गई। कौन था वो इंसान जिसने महक को गिरने से बचाया था? क्या ये मृत्युंजय था? मृत्युंजय के अतीत के बारे में जानने के बाद क्या महक अपने और मृत्युंजय के रिश्ते को सुधार पाएगी? क्या सच में महक को सारंग मेंशन से बाहर निकाल दिया जाएगा? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।